जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कंफर्म कीजिएगा, कोई भी मुझे एक बात कंफर्म कर दे कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आज से हम एक सिनेरियो नंबर 3 करेंगे और फिर सिनेरियो नंबर 3 के बाद सिनेरियो नंबर 4 से सिनेरियो नंबर 8 तक आपको मैं खुद करने के लिए दूँगा, जो आप पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले किसी भी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वो सिनेरियोज़ 4 से लेकर 8 तक खुद करवाऊँगा उसके सॉल्यूशन। ये आखिरी होंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दूँगा जिन मैं नहीं करवाऊँगा, आपको खुद ब खुद उसके सॉल्यूशन मिलेंगे और वो आपको टेस्ट करने होंगे। आगे चल सिनेरियो नंबर 3 जॉनी लीवर साहब हैं। जॉनी लीवर साहब ने हमने जो पहला सिनेरियो किया था, उस सिनेरियो में हमने ये टेस्ट किया था कि जॉनी लीवर साहब जो हैं, वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हैं और जॉनी लीवर साहब की एक बेटी है और साहब की एक सैलरी इनकम। अब हम उसी रिटर्न को आगे बढ़ाएँगे और जॉनी लीवर साहब ने अब एक प्रॉपर्टी भी बाय तो रेंट पे दी थी। उन्होंने बाद में बताया कि यार सॉरी ये चीज़ें मैं आपको देना भूल गया था कि मैंने एक प्रॉपर्टी भी रेंट पर दी हुई है। काइंडली मैं उसका आपको पीएनएल भेज रहा हूँ, प्रॉफिट अकाउंट। प्लीज़ उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। दूसरा, मैंने हेल्थ सेविंग अकाउंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हेल्थ क्या होता है जिसे हम कहते हैं एचएसए। एचएसए क्या होता है कि यूएस के अंदर लॉ है कि आप अगर हेल्थ सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या पैसे डालेंगे, तो उसके इज़ जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप जब किसी अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो उसमें आता है प्रॉफिट और जब प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर देना होता है आपको टैक्स। हेल्थ सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट के बाद उसमें प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने के बाद अगर इस अमाउंट को जो आपने हेल्थ सेविंग अकाउंट में डाला है, अगर 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 आप विथड्रॉ करते हैं, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट अमाउंट होगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि हेल्थ सेविंग अकाउंट से जो पैसे आप निकालेंगे, वो आपने हेल्थ के लिए मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हेल्थ सेविंग अकाउंट में और आपके बच्चे की फीस के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई या आपको किसी और चीज़ के लिए इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, से रिलेटेड नहीं है, तो अब जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे या डाले थे, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये उसका रूल है, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्म और देखेंगे 1099 टीआईवी आपको मिला है। उसका जो 1099 टीआईवी है, वो किस तरीके से डाला जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के ऊपर है, तो उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है। मैंने आपको एक मॉर्टगेज बताया था कि अगर आपका पर्सनल घर है और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है, तो वो आप स्केड्यूल ए में ले जाएँगे एज़ अ आइटमाइज्ड डिडक्शन। यहाँ पे आज आप एक नई चीज़ सीखेंगे कि अगर आपकी एक और प्रॉपर्टी है और वो भी मॉर्टगेज के ऊपर, तो अगर उसमें जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा या प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है इस रिटर्न के थ्रू। ये हेल्थ सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट है। इस तरीके का आपको हेल्थ सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट मिलता है। कंपनी का अलग-अलग होता है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये सबसे बॉक्स नंबर 9 सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है? कि इन्होंने पैसे निकाले हैं हेल्थ सेविंग अकाउंट में। अगर मैं यहाँ पे रीज़न नहीं, तो ये $2375 ये टैक्स हो जाएगा पूरा। आगे चलते हैं। ये 1099 आईएनटी है कि अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, तो 1099 आईएनटी मिलता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। और अगर आपको 1099 डीआईवी मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, ठीक है? आगे चलते हैं। तो हम इस रिटर्न को चुके हैं पहले। अब हमने और चीज़ें डालनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वही जॉनी लीवर साहब हैं, उनकी बीवी है, देविका लीवर बेटी है। अब कुछ चीज़ें वो भूल गए थे, अब उन चीज़ों को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये W2 था इनका, ये 2023 पढ़िएगा, 2022 लिखा हुआ है, ये सारा 2022 लिखा हुआ है। अब इनके बाद एक प्रॉपर्टी है, इनका जो एड्रेस है वो है 301, ठीक है? ये इनके 301 इनके खुद के घर का एड्रेस है, पर्सनल घर। और 302 जो है वो इन्होंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जिसके ऊपर इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। तो अगर रेंट पे कोई प्रॉपर्टी होगी, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है? आज की क्लास में तो पहले बताया था कि अगर बिजनेस होगा, सिंगल मेंबर एलएलसी होगी जिसका एक ओनर होगा, वो डेटा जाता है स्केड्यूल सी के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल ने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ली हुई है या अपना घर है उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी आपके इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के अंदर। और बाकी कुछ और फॉर्म्स हमने ऐड किया, अब हम फॉर्म्स ऐड करते जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपकी जॉब जो है एज अ यूएस टैक्स प्रिपेयरर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म्स टू सिस्टम एज पर द लॉ। अभी हम चलते हैं हमारे रिटर्न की तरफ।
ये रहा जॉनी लीवर साहब का रिटर्न जो हमने बनाया, सारी चीजें पहले से डली हुई हैं, ये चीजें डाल दूंगा। तो सारी चीजें इनकी ऑलरेडी डली हुई है, सैलरी इनकम वगैरह। अब रेंटल इनकम जो होती है वो डलती है स्केजुअल ई के अंदर, ठीक है, इसको हम दबाएंगे। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए 302 के नॉन जो भी है, इसका एड्रेस लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ये 302 एड्रेस ही है इसका। डबल 414 ये किया गया ओहायो स्टेट में। बाकी चांद की अभी आपके लिए चीज़ें नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मैं बोला सिंगल फैमिली है, बाकी ये कमर्शियल भी होती है, बाकी सारी चीज़ें खुद देख लीजिए। कितने दिन के लिए रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 365 डेज, अदरवाइज जितने भी दिन आपको कस्टमर बताए उतने दिन आपने यहाँ पे लिख देने हैं। प्रॉपर्टी अगर आपकी है या आपके स्पाउस की है या मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें अभी आपके किसी काम की नहीं है, दैट इज दी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं आगे चलते। अब यहाँ पे आप उनका रेंट डालेंगे जो आपको रेंट रिसीव हुआ है, कस्टमर ये पीएनएल आपको बना के देगा। सीपीएफ फॉर्म में ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं आपको, ठीक है ना। आई एम ट्रेनिंग यू फॉर द सीपीएफ फॉर्म, सो दैट्स व्हाई बुक कीपिंग की क्लास नहीं है तो चीज़ें बुक कीपिंग वाली नहीं बता। 1,20,000 रेवेन्यू आ गया रेंट का। इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस 6,000, एडवर्टाइजमेंट 2,000, 6,000 2,000। अब ये देखिएगा, अब जो मोर्टगेज के ऊपर अपने जब प्रॉपर्टी ली हुई होती है, तो जब आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप खुद रह रहे होते हैं, तो मोर्टगेज इंटरेस्ट हो गया, मतलब घर से रिलेटेड मोर्टगेज इंटरेस्ट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, अगर आपने घर की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो ये सारी चीजें आप एज अ एक्सपेंस क्लेम करते हैं एज अ आइटमाइज डिडक्शन के अंदर। लेकिन जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते, तो उस प्रॉपर्टी का जो रेंट आ रहा होता है उसके अगेंस्ट आप जो भी खर्चे होते हैं, लाइक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवाई कि यार कोई या किसी को अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो ले ले, क्लीनिंग करवाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ये जो जिम्मेदारी होती है लाइक गार्डनिंग की क्लीनिंग बाकी चीज़ें, ये वो कहता है लैंडलॉर्ड, सॉरी टेनेंट कहता है भाई आप ही करवा के दीजिए हर वक्त। फिर उसके अगेंस्ट जो आपने मोर्टगेज के ऊपर लिया हुआ होता है, फाइनेंसिंग ली होती है या आपने फाइनेंसिंग करवाई होती है जिसे मोर्टगेज कहते हैं, तो वो उसके होता है, वो उसी रेवेन्यू से जो रेंटल प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसी से एडजस्ट होता है, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी वहीं से एडजस्ट होता है, इंश्योरेंस भी वहीं से एडजस्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीजें देख के बिल्डअप की होती है, कुछ यूटिलिटी है वो भी ऐड की हुई है। तो मोर्टगेज इंटरेस्ट ये 50787 और आपको फॉर्म नीचे मिला 50787 का, गलती से यहाँ पे मैंने यहाँ पर आपका ये 301 लिखा हुआ होना चाहिए, 302 लिखा होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 301 लिख दिया, तो इसको एज्यूम कीजिएगा कि ये 2 है, ये इनका पर्सनल एड्रेस है 301, और ये जो मोर्टगेज लिया हुआ है 8 नंबर कॉलम के ऊपर ये जो है 302 है, ठीक है। अब आप इस पे देखिए कॉलम नंबर 1 में 50787 का मोर्टगेज इंटरेस्ट है, कितनी पेमेंट जा रही है उससे आपका गर्ज नहीं है। 50787 आप इधर डाल दीजिए, ठीक है, इसी में ही आएगा इंटरेस्ट में, मोर्टगेज इंटरेस्ट 50787। अच्छा 7,800 प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल 7,800, 3413 यूटिलिटीज, या जैसे हम उसको रिटर्न में जाके इसके अगर कोई सिंगल मेंबर एलएलसी का पीएनएल होता था तो हम वहां जाके स्केजुअल सी में देखते थे, तो यहाँ पे आके हम स्केजुअल ई, कितना है प्रॉफिट, $50,000 का वो इनकम हुई है। ये इनकम आपकी नॉर्मल उसके अंदर जाके टैक्स हो जाएगी। आपकी सैलरी इनकम के अंदर $50,000, अब आपको पता स्केजुअल A1 में जाइए, चेक करिए कौन सी इनकम है, तो यहाँ पे रेंटल इनकम जो भी है वो आपके स्केजुअल सी से रेफरेंस मिलता है। तो ये हमने सबसे पहले ये चीज डाल दी। अब दूसरे स्टेप के ऊपर
आपके और कौन से फॉर्म है, आपके पास मॉर्गेज भी आपने कर दिया है कंप्लीट, वहीं पर ही रिटर्न। अब एचएसए हेल्थ सेविंग अकाउंट, अब ये देखिएगा मैं ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डालूंगा 2375। अब जरा एक चीज को कैटेगोरिकली नोट कीजिएगा, 2375 एचएसए हेल्थ सेविंग अकाउंट। आपको मैं कुछ अगर टाइम बचा तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा, IRA 401K एंड ये 2-4 टर्म्स अगर टाइम थोड़ा मेरे पास तो आज बताऊंगा, वरना अगली क्लास में बताऊंगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत आसानी से याद होनी चाहिए ताकि आपको कुछ हो। कहाँ है HSA, ये रहा HSA हेल्थ सेविंग अकाउंट HSA। जब आप इसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होती है इसके ऊपर, ठीक है। और जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप इसके विड्रॉ करते हैं, तो अगर उसका पर्पस होता है तो उस पर्पस के लिए अगर HSA का पर्पस है तो वो एग्जाम पे, अदरवाइज नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा HSA मैंने निकाला है 2375, 23 लिखा हुआ है। अभी देखा, अभी मैंने पर्पस नहीं लिखा, यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। लिखा, अभी मैंने पर्पस नहीं लिखा, तो ये 2375 एज अ टैक्सेबल इनकम मेरी शो हो जाएगी कि मुझे इस इनकम के ऊपर इसकी विड्रॉल के वही देखें टैक्स देना पड़ा, अदर इनकम में चला गया, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही सिस्टम को बताऊंगा कि जनाब ये जो मैंने पैसे हेल्थ सेविंग अकाउंट से निकाले हैं, ये जो है ये मैंने यूटिलाइज किए हैं हेल्थ के लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये कि ये जो क्वालिफाइड अनरिम्बर्सड मेडिकल एक्सपेंसेस पेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके लिए यूज किए हैं। तो अब आपको क्या करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमने आपको डिडक्शन दे रहे हैं, डिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम में से एज एडजस्टमेंट माइनस कर रहे हैं, तो आप, ये गवर्नमेंट की बेनिफिट है, परमिशन फंड में टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप HSA के अंदर, तो अगर आप इसमें से पैसे निकालेंगे और सिर्फ HSA हेल्थ के लिए पर्पज के लिए निकालेंगे, तो ये जो डिडक्शन है हम इसको एग्जाम की शो करेंगे, वरना अदरवाइज जितना पैसा निकालेंगे आपका जो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, अब देखिए यहाँ से वो अमाउंट हट गया क्योंकि मैंने उसको कहा कि जनाब ये है। तो हमेशा ये बहुत कैटेगोरिकली याद कीजिएगा कि जब भी हेल्थ सेविंग अकाउंट है, कस्टमर आपको बताए ना बताए, क्योंकि आप उससे जब भी पूछोगे वो यही कहेगा कि मैंने हेल्थ के लिए ही लिया है, हेल्थ के लिए ही निकाला है। तो आप अमाउंट डाल दे और नोट लिखते कि मैंने HSA का जो अमाउंट है वो मैंने एग्जाम में डाला है। लेकिन अगर फिर भी कस्टमर कहे कि नहीं, ये मैंने पैसा जो है इतना पैसा था, हो सकता है $10,000 निकाला हो, $5,000 एजुकेशन के लिए यूज कर लिया, $5,000 मैंने किसी और HSA के लिए, HSA के लिए यूज किया, हेल्थ के लिए यूज किया है, वो आपका काम आ जाएगा, एग्जाम पे चला जाएगा, अदरवाइज बाकी सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल का मतलब ये कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स है। आगे चलते हैं, 1099 INT डाला है $7 का, और इसने दिया है TEG फेडरल। तब आप जाएंगे 1099 DIV INT के सेगमेंट में, जैसे हम W2 में गए थे वैसे हमने 1099 सेगमेंट में जाना है। ये रहा 1099 INT, यहाँ पे आप लिखते हैं किसने दिया है, फ्रॉम का नाम देख लो, TEG फेडरल क्रेडिट यूनियन। इसको इतना स्ट्रेस लेके ना पढ़िए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं, यार ये क्या हो गया, अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, अरे ये कैसे होगा। भाई रिलैक्स हो जाओ, अभी तो तुम समझो नर्सरी क्लास की भी अभी 8वीं क्लास है, और अभी से स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ो खुदा का वास्ता। और जो काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना लेवल नीचे ले आए, क्यों, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस से उठाना चाहिए। तो जो लोग स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जनाब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होते हैं, पोर्टल मौजूद है, 10 दफा सुनिए। नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, एक ऐसे समझिए कि आप समथिंग, क्यों, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने अभी से ये ना, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, मैंने एक क्लियर पाथ बताया है, ठीक है ना। जिन्होंने, कल भी मेरे एक बच्चे की CPA फर्म में जॉब लगी है, कुछ लोग बता देते हैं हमें तो हम एडवर्टाइज कर देते हैं, बच्चे कितने बच्चे हैं जो नहीं बताते विन, क्यों, क्योंकि हमने, मेरे पास तो किसी का नंबर होता ही नहीं है, किसी किसी का नंबर किसी का नंबर आ जाता है या लिंक्डइन से बता देता है, तो मैं उसे एडमिन को बता देता हूँ, मैं एडमिन को बता देता हूँ। भाई सबसे आसान CPA फर्म का है। जो लोग अन्य हैं या वो कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बहुत मुश्किल है उनके लिए अभी। तो मैंने हमेशा कहता हूँ CPA फर्म के लिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, अपनी जो जिंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। इसको एक तरीके समझे, रातों रात कुछ नहीं होना। मैं पहले दिन ही कहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन होगा जरूर, होता है, सबका होता है, ठीक है। तो प्लीज स्ट्रेस लेके ना पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। नहीं है बेस आपकी टैक्सेशन की, नो प्रॉब्लम। सब बात सुनिए, आप जो पहले अभी जिस फील्ड के अंदर है वो भी कभी सीखते थोड़ी आए भाई, और सीखने का प्रोसेस हटा है, तो रिलैक्स होकर पढ़िए प्लीज। आगे से 1099 DIV बस इतना ही हमने डालना था, ये रिकॉर्ड हो, ठीक है। अब हम चलेंगे 1099 INT मात्र, INT रिकॉर्ड हो गया। और इतने छोटे छोटे रिटर्न ही आते हैं भाई, फॉर्म ज्यादा से ज्यादा 6 W2, 2-3 W2 होंगे, 4-5 DIV होंगे, इंटरनेट के ऊपर प्रॉपर्टी टीवी होगी, शेयर खरीदे हुए होंगे आम बंदे की जिंदगी में, इसके अलावा वहां भी कुछ नहीं है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्थ सेविंग अकाउंट में डाल दिया, निकाल लिया, ये छोटे छोटे रूल आपको पता होने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जितना हम कॉम्प्लेक्स, आप देखते हैं जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो कितनी कॉम्प्लेक्स सवाल सॉल्व करते हैं, वही जब आप जाते हो तो वही होता है AP AR, ठीक है ना, वही GL जनरल लेजर, वही बैलेंस शीट बना दो, वही साला PNL बना दो। इतनी कॉम्प्लेक्स एंट्री तो हम लोग अपनी फाइनेंस में नहीं कर रहे होते, लेकिन पढ़ाया क्या क्या जाता है।
1099 पोस्ट करेंगे। अब है मॉर्गन स्टैनली। ओह जबरदस्त। तो यहाँ पे मेरी भाई इंग्लिश बहुत ख़राब है। जब मेरी कस्टमर से वो होती है ना डीलिंग, तो भी मैं बोल देता हूँ भाई मेरी इंग्लिश ख़राब है, बोलते हैं नो प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड। वो $126 मेरा 1 और 2 1 ए 1 बी, तो इसको हम ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम इसको खोल लेंगे, फिर आप इसको ऑन कर लीजिए। इसको आउट से डिटेल को खोल लीजिए, फॉर्म को, डिटेल फॉर्म। अब अगर इनका EIN दिया हुआ है तो EIN डाल दीजिए इनका। कहाँ है जी EIN? ये रहा। कहाँ है मॉर्गन? हाँ ये टैक्स पेयर TIN, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा कहीं भी TIN लिखा हुआ हो तो अगर इंडिविजुअल के आगे TIN लिखा तो उसका मतलब ये सोचा सिक्योर। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब ये होता है कि उस बंदे की आइडेंटिटी। प्लीज 876-0876-4829 2087620876-4829 482। ठीक है। अब हमने 1A और 1B डालना है, $126 और $126। ठीक है, दोनों डाल दिए। 1A 1B डला हुआ था वही आपने यहाँ डाल दिया। ये नीचे कहाँ कुछ डला हुआ है जी? यहाँ डला हुआ है $7 डले हुए फॉरेन टैक्स पेड। ठीक है, नेदरलैंड का $7 फॉरेन टैक्स पेड। उन्होंने इन्वेस्टमेंट उसके लिए प्रूफ कहीं तो नीचे आइए। फॉरेन टैक्स पेड कहाँ लिखा हुआ है? फॉरेन टैक्स पेड नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये रहा फॉर विथहोल्ड या पेड उन्होंने केस किया। तो अब ये डॉलर के अंदर है, फॉरेन करेंसी डॉलर, तो ये $7। ठीक है, तो जब आपका ये फॉरेन के अंदर टैक्स पेड होता है तो आपको ये 2-3 चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है, बताना ही होती है कि ये कौन सी इनकम है और कहाँ आपने इन्वेस्ट किया। $7 ने फॉरेन टैक्स पेड कर दिया और अब नेदरलैंड है, नेदरलैंड में और डेट आ जाता है पैसिव इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं किया। ये रहा आपका पैसिव इनकम ओवरराइट। ओके, तो ये आपको डालना। अब हम यहाँ पे नेदरलैंड डाल देंगे। अच्छा आ गया ये सारे फॉर्म हमारे पास डल चुके हैं। ये भी डल गया, सैलरी भी डल, HSA भी डल गया, सब कुछ आ जाए। 8 ये देखें यहाँ पे इंटरेस्ट, ये भी देखें यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ गई। यहाँ पे ये क्वालिफाइड रेंट आ गई, 50,000 रेंटल इनकम आ गई। सब बिला बुलू के इन्होंने ये सब डाल दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है कोई भी, ये सारी इनकी चीज़ रिफंड है। ठीक है जी जनाब। अब हम आगे चलेंगे क्रेडिट की तरफ। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। जी जनाब बताइएगा वहाँ पर चुका। सर मेरा सवाल ये है कि डिविडेंड का जैसे आपने एक फॉर्म दिखाया है, तो अगर ज़्यादा जगह में इन्वेस्ट किया डिविडेंड डिफरेंट कंपनीज के आगे, फिलस करते रहिए, फिलस करते रहिए आगे, फिलस का ऑप्शन। जी जी, नहीं 4 किसी फॉर्म के है, प्लस 5 करना फॉर्म है। है। जी जी सर, 4 से 5 फॉर्म अगर होंगे ना आपके, इसमें 4 इन्वेस्टमेंट की ये दिखा देता हूँ। ये मैंने W2 में भी बताया था, जैसे ये है। ठीक है, तो आप इसके लिए दूसरा ये रहा 2 3 4 5, इसे आप अलग अलग डालते रहेंगे। मिसाल अभी आपने मॉर्गेज इंडियन स्टैनले के लिए की है। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी और के लिए करते हैं तो वो इंक्रीज होते जाएंगे, 2 2 3 3 4 जैसे डेटा जाता जाएगा। ठीक है, और ये ऐड हमारा किधर से हो रहा था सर? ये रहा ना, ये क्या है? ठीक है, इसके एक और नीचे एक और रो ऐड करनी है, तो वो ऐड हो जाएगी। आप जैसे डेटा डालेंगे आगे जाएंगे रो ऐड हो जाएगी। ओके अच्छा जी जी, आमिर महमूद साहब बताइए। सर ये जो रेंटल इनकम में आपने अपना फिल आउट किया था, उसमें जो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के साथ ऊपर लिखा हुआ था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? क्योंकि हम डायरेक्ट में शायद भाई कहाँ पे कर रहे हैं भाई? जो हमने सर रेंटल इनकम वाला जो तो आप वो कीजिए, आपसे पूरी सवाल वो कीजिएगा, मैं चेक कर लूँ कहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। हाँ, अगर ये शेयरिंग बेसिस के ऊपर है ये उसके लिए है, क्योंकि आपका घर डायरेक्ट है। होता ये है कि मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट का परसेंटेज के हिसाब से इसका इग्नोर कर दीजिए, आपका ये रेट, क्योंकि आपने घर दिया हुआ है उसी बंदे को। ये उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है कोई स्पेशल केसेस के लिए, अदरवाइज के बाद भी ये फर्क। जी जी बोलिए बोलिए आमिर महमूद साहब। ये बस ठीक है सर, ये कंफर्म करना था। हमारा डायरेक्ट का ही काम है, इनडायरेक्ट की कोई चीज़। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली 2 पोर्शन है ना। जी कॉलम है, बिल्कुल कॉलम है ऐसे। जी जावेद इकबाल सर, ये जो रेंटल इनकम है इसके अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है या एज पर नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ एक्सपेंसेस उधर के वो सारे हटा देंगे। और दूसरा सर ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ था टोटल क्वालिफाइड है, तो उसका क्या फर्क है? 2 कॉलम दिए हैं ना। कौन से क्वालिफाइड?
टोटल ऑर्डिनरी और क्वालिफाइड 2 कॉलम है, ऑर्डर दोनों सेम कोई इसके अंदर फर्क दोनों में सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, दोनों में सेम है और दोनों का सेम ही मसला। और फिर बोलिए। नहीं थैंक थैंक यू। अच्छा जी आगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जावेद इकबाल साहब, हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्रेडिट की तरफ। बताया था कि क्रेडिट जो ज़्यादातर जो सारे क्रेडिट यूज होते हैं, तकरीबन यही सारे क्रेडिट्स यहीं पर ही मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपके टैक्स जो बन रहा है उस टैक्स को रिड्यूस टू रिड्यूस योर टैक्स, आपके टैक्स को रिड्यूस करता है। तो ये मैक्सिमम तो एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि बिजनेस के कोई वहाँ पे टैक्स क्रेडिट मौजूद नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूएससी कॉर्पोरेशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन जो यूएस के अंदर जो क्रेडिट है वो सारे के सारे इंडिविजुअल बेस के ऊपर है, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में भी इंडिविजुअल ने टैक्स देना है, एस कॉर्प में भी इंडिविजुअल ने टैक्स देना है और में भी इंडिविजुअल ने टैक्स देना है। तो क्रेडिट्स यहाँ पे अगर मैं आम जिंदगी की बात करूं कि मेरी जिंदगी जो है उसमें, क्योंकि यूएस के अंदर जो टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं टैक्स की मद के अंदर, ठीक है, जो कोई वहाँ पे सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाती, वहाँ पे जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो टैक्स की मद के अंदर दिए जाते हैं। अगर मैं इन क्रेडिट्स की आम जिंदगी से रिलेटेड करते हैं, सारे के सारे क्रेडिट्स जो हैं इनकी आम जिंदगी से रिलेटेड, इनको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, क्यों? इसको कोई आपसे ये क्रेडिट के बारे में पूछता नहीं है, लेकिन क्रेडिट एक ऐसी कि जब आप अपने सीपीए का टेन्योर भी कंप्लीट कर लेते हैं, सीपीए फर्म का, तो आपके पास नॉलेज होती है अपने कस्टमर के लिए, एक बहुत अच्छा रेफरेंस होता है अपने कस्टमर का ये बचाने के लिए या उसका टैक्स यूज करने के लिए। सबसे पहले आता है अन इनकम टैक्स क्रेडिट। देखें, अन इनकम टैक्स क्रेडिट को मैं कहता हूँ गरीबों का क्रेडिट। गरीबों का क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जितनी इनकम कम होगी और जितने बच्चे ज्यादा होंगे, जितनी इनकम कम होगी और बच्चे ज्यादा आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस क्रेडिट के अंदर आपको पता चलेगा कि ये वो लोग जो ये कहते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर उन्होंने कहा कि यार अगर किसी की इनकम कम है और उसको हम किस तरीके से मोटिवेट करें कि यार वो फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं कि यार एटलीस्ट हमारे पास टेन हो जाता है कि हमारे बहुत से उनका डेटा के लिए बड़ा फायदेमंद होता है ये टैक्स रिटर्न। क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड के अंदर उन्होंने किसी से नहीं पूछा था कि कोई हमें नंबर दो, उन्होंने क्या किया कि अपना टैक्स रिटर्न का पिछले साल का टैक्स रिटर्न का डेटा उठाया और उनको जो उन्होंने सब्सिडी देनी थी $1400 और $2800 और जो बच्चे के हिसाब से देने थे पर पर्सन पर वो, तो उन्होंने जिसके रिटर्न्स जमा हुए थे उन्होंने यही अज्यूम किया कि यार ये सारे जिंदा और उनके अकाउंट्स में इन्होंने पैसे भेज दिए थे। अब जिन लोगों ने बिलो जाते, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम कमाते हैं, ठीक है ना, या कम कमाते हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ कैश के अंदर भी वहाँ पे इनकम होती है, तो सब चलता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो कैश में इनकम कमा रहे होते हैं वो लोग कुछ खरीद नहीं सकते, सो डेट्स वाई वहाँ पे होती है कैश में इनकम, और वहाँ पे वो आधा पैसा आप कैश में इनकम कमाते हैं, कैश में बंदे रखते हैं, सब वहाँ पे होता है, कोई हाजी सनाउल्लाह वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो अब क्या है, लेकिन वहाँ पे अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है तो आप, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे फाइनेंसिंग से आप लेते हैं, इतना लोगों के पास पैसा नहीं होता पाकिस्तान की तरह के, माशाल्लाह अपने पैसों से आप घर भी खरीद रहे हैं और आप गाड़ी भी खरीद रहे हैं, ये पाकिस्तान में, ये इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पे ये वहाँ पे आपको हर चीज़ फाइनेंसिंग से लेनी होती है। अगर घर खरीदना है आपको, तो आपको अगर $3 लाख का, 2 लाख, $3 लाख का घर खरीदना है तो आप ऑब्वियसली बात है आपकी तो आप मोर्टगेज की तरफ जाओगे, मोर्टगेज की तरफ जाओगे तो अल्टीमेटली अगर आपका टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है तो उसकी बेस के ऊपर आपको चीज़ें मिलती हैं, तो अब उसलिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो अब अन इनकम टैक्स क्रेडिट क्या है? गरीबों का क्रेडिट है। गरीबों का क्रेडिट वो लोग हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी बिलो थ्रेशोल्ड इनकम होती है। आपको बहुत से मिसाल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जॉनी लीवर साहब मिसाल के तौर पर सलीम साहब है और जॉनी लीवर साहब, तो सलीम साहब ने क्या किया कि एक टैक्स कंसल्टेंट के पास गए और उन्होंने बोला भाई कि मेरी जो है, मेरी और मेरी वाइफ की जो इनकम है वो बनती है $25,000 और हमारे 2 बच्चे हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट ने कहा सर आपको तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों? क्योंकि सर 27,700 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और आप दोनों की इनकम मिला के ही $25,000, सर आप बेफिक्र रहिए, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सलीम साहब खुश हुए, ओ बोला बड़ा जबरदस्त टैक्स कंसल्टेंट है यार, देखो मैं तो टैक्स रिटर्न फाइल करने गया था और इसने बोला सर आपकी तो बिलो थ्रेशोल्ड इनकम है, मेरे $400 $500 इसने बचा दिए, बहुत अच्छा कंसल्टेंट है। जॉनी लीवर साहब एक कंसल्टेंट के पास गए, उस कंसल्टेंट ने बोला आपकी इनकम कितनी है? उसने भी ये बोला जॉनी लीवर साहब ने मेरी $25,000 है। तो उसने बोला सर फिर भी आपको एज पर द लॉ रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। क्यों? बोला आपके कितने बच्चे? बोले मेरे 2 बच्चे। तो वैसे 2 बच्चे हैं आपके, आपको तकरीबन आपको जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आपको रिटर्न फाइल नहीं, एज पर द लॉ यू आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स, यू आर नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। बोलेगा क्यों भाई? तो इसलिए सर कि अन इनकम टैक्स क्रेडिट कहता है कि जितने कम इनकम होगी उनकी एक थ्रेशोल्ड है, ये तो मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सिनेरियो जब करवाऊंगा अगली क्लासेस में तो समझ आएगा कि सर आपको तकरीबन अगर अन इनकम टैक्स क्रेडिट है तो आपको तकरीबन, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ नीचे जाके, ये रहा कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको तकरीबन जो 6,000 अन इनकम टैक्स क्रेडिट है ना, एक तो यहाँ पे बात भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है माशाल्लाह, सर आपने ये कहा, हाँ आपके 2 बच्चे हैं तो आपका 6,604 तक क्रेडिट मिल सकता है। अब कितना मिलता है इसकी कैलकुलेशन आयरिस को पता है जनाब, हमें नहीं पता। कोई अगर मुझसे ये पूछने बोल जाए यार इसकी कैलकुलेशन क्या है जनाब, नहीं पता, अन इनकम टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन नहीं पता, ना कहीं लिखी हुई है, ये आयरिस खुद करता है।
तो उसने लिख दिया है कि आपको अगर 2 बच्चे हैं और आपकी इनकम मिसाल के तौर पर मैरिड फाइलिंग जॉइंट की है तो 2 बच्चों के अंदर 59,000 तक की इनकम के ऊपर का ये मिनिमम, इसकी इनके ऊपर इनकम जाएगी तो आप अन इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं कमा सकते। अब इसकी इनकम कितनी है, $25,000 और 2 बच्चे, तो तकरीबन इसकी इनकम भी बिलो थ्रेशोल्ड है, मतलब इस थ्रेशोल्ड की कमी है, तकरीबन $6,004 इसको अन इनकम टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब आप ये देखिए कि वो बंदा जो दूसरे टैक्स कंसल्टेंट गया, उसने बोला यार इसने $500 बचा लिए, और जो क्वालिफाइड बंदा था, जो पढ़ा लिखा बंदा था, जिसने पढ़ा था, तो वो क्या कहेगा, वो बोलेगा सर आपका रिटर्न में फाइल करूंगा और आपको अन इनकम टैक्स क्रेडिट इतना मिल जाएगा। दूसरा टैक्स क्रेडिट मिलेगा एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। एक होता है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अभी तक हम आपको सुनते हुए आ रहे हैं कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है। चाइल्ड क्या होता है कि 2 बच्चे हैं तो $2,000 तक का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है कि रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट और नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, नहीं समझ आएगा, बहुत नहीं समझ आएगा। मुझे भी 8 साल बाद चीज़ें समझ आई हैं, तभी मैंने 8वें साल में जाके पढ़ाना शुरू किया। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं फोकस ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे काम की नहीं है और मुझे पता है आपके भी काम, ठीक है। तभी मुझसे कोई पूछता है, मैं बोलता हूँ यार नेसेसरी है, उसने भी नहीं देता। मैं बोलता हूँ यार हालांकि अगर मैं आपको कोर्स खत्म करवाना चाहूँ, ये सब चीज़ें फजूल में कोई नहीं पूछेगा आपसे। मैं आपको पूरा सिस्टम पढ़ा दूंगा कि ये डायरेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट क्यों है, क्वालिफाइड क्यों है, ये ऑर्डिनरी क्यों है, मैं खुद आपको वहाँ से हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन ही नहीं है। गूगल मौजूद है, चीज़ें जाके देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट है सारा। लेकिन बहुत सी लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती होंगी कि यार ये ना टिलाने वाली करता है। मुझे पता है कि आपके लिए वो जरूरी है, लेकिन दूसरों के लिए वो चीज़ अनलिमिटेड। फिर कुछ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बहुत है, आपका भी स्टार्टिंग है, एंड पे जब आप जाएंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि हाँ यार ये चीज़ें, ठीक है। तो अपने आप को इन चीज़ों के अंदर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, मुझ पर अंधा, आप यकीन माने परेशान नहीं होंगे आगे से। तो अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है सर, रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट और नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट, क्या भला है। अब आपने पहले बताया टैक्स क्रेडिट, अब आप बता रहे हैं रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है जनाबे वाला। मैंने आपको क्या कहा था कि वहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं टैक्स की मद के अंदर, ठीक है ना, कि टैक्स। अब ये रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि भले आपका टैक्स ना बनाओ। टैक्स क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट का मतलब होता है रिड्यूस करना। अगर आप बैंक करें तो टैक्स को क्रेडिट करना, मतलब टैक्स को कम करना, इसका काम ही यही है ना। अब अगर टेबल है, रिफंडेबल का मतलब ये है कि भले टैक्स हो ना हो, अगर आपका टैक्स क्रेडिट बन रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आपका टैक्स क्रेडिट किसकी बेस पे बन रहा है, आपका टैक्स क्रेडिट बन रहा है बच्चों की बेस के ऊपर। आपका टैक्स क्रेडिट किसकी बेस के ऊपर बन रहा है कि 2 बच्चे हैं तो $4,000, 3 बच्चे तो $6,000, किसी इनकम की बेस पे नहीं बन रहा। इनकम अगर जीरो भी होगी तो फिर भी $6,000। लेकिन उन्होंने यहाँ पे लगा दी कि जनाब चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है। नॉन रिफंडेबल मतलब अगर टैक्स होगा तो ये $2,000 आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे जरा एक्सेल पे चलते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, एक्सेल पे ना समझा। ये है आपका टैक्स, ये है सलीम साहब और ये है जवानी लियो। इनका टैक्स बना मतलब $10,000, इनका भी टैक्स बना $10,000। अब हुआ ये कि इनके 2 बच्चे, 2 किड्स हैं। अभी मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट किसी में नहीं जा रहा, अभी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में तो 2 बच्चों के ऊपर मिलता है $4,000 का क्रेडिट। अच्छा, जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ये क्या है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है, इसकी नेचर नॉन रिफंडेबल। अच्छा, इनका जो टैक्स है वो है 0, ठीक है, और इनके भी 2 बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा, इनकी कितना बनेगा, 4,000 माइनस कर दें तो $6,000 इनका टैक्स बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जॉनी लीवर साहब हैं, वो कहते हैं भाई मेरे 2 बच्चे लेकिन मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो लाओ ये $4,000 मेरे 2 बच्चे ना, लाओ ये टैक्स क्रेडिट मुझे दे दो, रिफंड मतलब मुझे मेरे को वो दे दो, ये मेरे को मुझे ऐसा वो क्या दे दो, मतलब रिफंड के तौर पे वापस कर दो। ये बोलते सॉरी जनाब, आपका जो टैक्स क्रेडिट है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अगर आपका $1,000 का भी टैक्स होता ये तो हम $1,000 इसमें से एडजस्ट कर लेते, बाकी $3,000 जो है वो आपका बढ़ गया था, मतलब ये है कि ज़ाया हो गया। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है यूएस के अंदर 98% जो टैक्स क्रेडिट है वो सारे के सारे नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है अगर टैक्स होगा तो उतना टैक्स एडजस्ट कर दिया जाएगा, बाकी जो बढ़ गया तो मतलब ये खत्म हो गया, तो होना ही चाहिए था। अब अगर 2,000 होगा तो 2,000 का टैक्स इससे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, 2,000 आपका बढ़ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका 3,000 होगा तो 3,000 4,000 से एडजस्ट हो जाएगा और 1,000 आपका बढ़ गया। इसके अंदर 5,000 का 4,000 एडजस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टैक्सेस हैं, जो भी टैक्स क्रेडिट्स हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है ना, 98%। अब दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आपने एग्जाम्पल दी है अन इनकम टैक्स क्रेडिट की और आपने कहा कि उस बंदे का टैक्स तो बन नहीं रहा, फिर भी आपने हमें एक शीट दिखाई कि यार इस बंदे की भले टैक्स नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हैं 25,000 की इनकम है और वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है और उनकी जो स्टैंडर्ड है वो है 27,700, तो सर टैक्स तो बनेगा ही नहीं। तो फिर और आपने कहा 98% जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो नॉन रिफंडेबल है, तो सर आपने फिर इसको कैसे कह दिया, तो इसका मतलब अन इनकम टैक्स क्रेडिट में भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही है? नहीं जनाब, आप गलत कह रहे हैं।
अनइनकम टैक्स क्रेडिट जो है वो वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब ये मैंने कहा था गरीबों रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे इनकी 0 इनकम है, ठीक है, और इनकी 10,000 है, ठीक है, और इनके 2 किड्स हैं, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ क्रेडिट नहीं मिला है, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, ठीक है, अभी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को भूल जाइए। 2 बच्चों की बेस के ऊपर इनको मिला 6,600 लेट सपोज, वो भी था अन इनकम टैक्स क्रेडिट, और इनको भी मिल गया 6,600 अन इनकम टैक्स क्रेडिट मिसाल। अब इनका जो टैक्स क्रेडिट है 4,000 एडजस्ट हो गया, 6,000 लिखूँ मान लीजिए, 2 बच्चों की बेस के ऊपर इनकम टैक्स क्रेडिट $6,000 मिला, ठीक, तो ये 4,000 एडजस्ट हुआ, 4,000 इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनका कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी 6,000 तो अब ये 6,000 जो है ये रिफंड की सूरत में इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि $6,000 की जो ये टैक्स क्रेडिट है इसकी नेचर है इनकम टैक्स क्रेडिट। ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या इतनी इनकम है, तो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे करके 6,600 नहीं तो 6,500, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 आपको कुछ ना कुछ टैक्स क्रेडिट मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो टैक्स तो अन इनकम टैक्स क्रेडिट गरीबों का टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट गरीबों का क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी है लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है। अन इनकम टैक्स क्रेडिट जो है ये रिफंडेबल है। अच्छा, अब इस पे ना बहुत ज़्यादा लोगों ने है ना कि यार हमारे बच्चे हैं, ठीक है, आपने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को जो है वो उसमें डाल दिया है नॉन रिफंडेबल में, हम क्या करें। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचने के बाद एक और टैक्स क्रेडिट लेके आई जो इसी का पार्ट है, अलग से टैक्स क्रेडिट नहीं है, वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का ही पार्ट है जिसे कहते हैं एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। ये इसी का पार्ट है। वो ये कहता है एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट कहता है कि वो शाहरुख खान की फिल्म है ना कि मैं हूं ना, ठीक है, तो ये एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी ये कहता है कि डोंट वरी आई एम हियर। वो ये कहता है कि जनाब अगर 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 मिसाल के तौर पे, मिसाल को दोबारा रिवर्स करता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका जो टैक्स है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में, अगर ये $4,000 आपके बढ़ गए, क्यों? क्योंकि ये था चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बच्चों की बेस के ऊपर बोलता है। फिर शाहरुख खान आकर बोलता है मैं हूं ना एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, वो कहता है भाई आपको पर बच्चा मैं $2,000 तो नहीं दूंगा, मैं आपको $1,600 पर बच्चा दूंगा पर चाइल्ड, ठीक है। अगर ये 2 बच्चे तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो आपको एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद के अंदर मिल जाएगा। तो 2 क्रेडिट ऐसे हैं जो कि आपके नॉन रिफंडेबल है, एक अन इनकम टैक्स क्रेडिट और दूसरा आपका एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट तब का मैं हूं ना जब आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी 2,000 मिल जाए और $1,600 एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल जाए, नो। जब पूरे का पूरा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो नीचे से उठ के आएगा एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, मैं हूं ना 16। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आम जिंदगी के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। आगे देख ला पढ़ा के की है रिजल्ट डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था, अजानब रहमान डिपेंडेंट कैन चाइल्ड, ठीक है, लेकिन अलग से चाइल्ड टैक्स क्रेडिट दे दो, चाइल्ड और टैक्स शो क्रेडिट करा टैक्स क्रेडिट मिलता है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो आपको जो मैंने फुलफिल करते तो $500 का टैक्स क्रेडिट मिलता है। चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर का मतलब ये होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड जॉब कर रहा है और वाइफ एबनॉर्मल है, या वाइफ का मतलब आपका मैं कह दूं, नाराज ना हो मेरी बहनें, कि स्पाउस अगर आपका एबनॉर्मल है या ये है कि वो टेक केयर नहीं कर सकता आपके चाइल्ड की और डिपेंडेंट की, हां बताओ अगर आप उन्हें कहीं जमा मुफरत किसको कहते हैं, मिसाल के बच्चों को केयर सेंटर, मिसाल के हस्बैंड वाइफ मरकब जॉब किसको करते हैं, कहते हैं, बच्चे तो घर में नहीं रख सकते तो आप केयर सेंटर में सुबह दे जाते हैं और शाम फेज में नहीं ना होते इधर उर्दू पे करते हैं, उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। सेवर टैक्स क्रेडिट आप तो फेज उर्दू है मैंने बहुत होनी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर आप जो सेविंग अकाउंट के अंदर डालते हैं, मिसाल के तौर पे IRA इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं IRA इंडिविजुअल रिटायरमेंट। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ये फैसिलिटी लेके देता है पेंशन अकाउंट की, जिसमें इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट अगर आप खुद करवाते हैं तो इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट कहलाता है। और अगर यही अकाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके नाम तो इसे कहा जाता है 401k। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है जिसे हम सेवर टैक्स क्रेडिट कहते हैं। लाइफ टाइम, अब ये 2 हैं टाइम लर्निंग क्रेडिट और अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, इन दोनों को कहा जाता है एजुकेशन क्रेडिट। एजुकेशन क्रेडिट क्या होते हैं? लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, आपका बच्चा जिंदगी के किसी है, अगर उसको 1098 का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेशलाइज कुछ इदारे हैं, कुछ स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, अगर आपको 1098 मिलता है तो आप वैसे 99.9% इदारे यूएस में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सारे स्कूल और ये सब कुछ रजिस्टर्ड है 100%, तो सबसे 1098 मिलता है। तो अगर आपका बच्चा या कोई आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में है, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये जो लोग यूएस के अंदर अगर होते हैं तो मैं तो नहीं दे सकता, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये कोर्स यूएस में चल रहा है और कोई बंदे आप लोग अगर इसमें इन्रोलमेंट करते हैं तो आप लाइफ जो ये फीस आपने पे की है हर इंस्टीट्यूट को, तो वो लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट की मद के अंदर ले जाते हैं। अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्या है कि आपका बच्चा या आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट का मतलब ये है कि आप जैसे पाकिस्तान में बीकॉम हो गया, बीबी हो स्टूडेंट है, तो आप अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।
ये रिपीट करता हूँ, एजुकेशन के 2 क्रेडिट है, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट एंड अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टेस्ट क्रेडिट। लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट उस वक्त मिलता है कि आप कोई भी क्वालिफिकेशन ले लें, कोई भी क्वालिफिकेशन ले लें सर्टिफिकेट, तो लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट उसके जो फीस पे करेंगे उसके ऊपर आपको लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर 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 आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे, आप अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टेस्ट क्रेडिट क्लेम करेंगे। उसकी वजह ये कि टेस्ट क्रेडिट $2500 है और लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट जो है वो $2000 आगे चलते। नॉन विद प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने घर के अंदर ऐसे इक्विपमेंट लगा लिए जो कि एनर्जी सेव करते हैं, ऐसे दरवाजे लगा लिए, ऐसी खिड़कियां लगा ली, ऐसे इक्विपमेंट लगा लिए जो आपका बिल कम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट को बिजली का बिल कम होगा, एनर्जी सेव होगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो एनर्जी, तो इसे कहते हैं नॉन बिजनेस एनर्जी प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाए। कितना मिलता है ये? 204। इसके बाद रेजिडेंशियल क्लीन एनर्जी क्रेडिट, मतलब अगर आपके घर के अंदर आप सोलर लगा लेते हैं आप, ठीक है ना, तो आपको एनर्जी टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। क्लीन व्हीकल, जिसे हम ईवी व्हीकल कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, तो अगर वो आप ले लेते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। ठीक है जी, तो ये क्रेडिट इसको डिटेल में आगे वन बाय वन पढ़ाऊंगा और इसको आगे जितने हो सकेंगे तो आपको सिनेरियो के हिसाब से, सिनेरियो नहीं मतलब आपको सिस्टम में दिखा भी दूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे। अच्छा जी, अब इसके बाद लाइफ टाइम अर्निंग के ये हो गया, अनइनकम टैक्स। अच्छा अच्छा, इस में मैंने कुछ फेज आउट पीरियड डाल दिए। फेज आउट लिमिट का मतलब ये होता है कि के लिए ना एक इनकम की लिमिट दी गई है कि इतनी इनकम, ये मैंने कहा ना कि ये मुतवस्सित तबके को, जैसे क्योंकि सब्सिडी दी ही मुतवस्सित तबके को दी जाती है ना, तो वो सब्सिडी को रिप्लेस कर दिया टैक्स क्रेडिट से। जब टैक्स क्रेडिट से रिप्लेस करें तो जो कम आमदनी वाले लोग हैं टैक्स क्रेडिट उनके लिए है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अनइनकम टैक्स क्रेडिट जो स्लैब हमने दिया हुआ है वहाँ पे भी दिखाऊंगा उसके हिसाब से है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अगर किसी की इनकम 4 लाख, मैरिज फाइनेंस जो $4 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो अब ना उन्हें एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना उन्हें डिपेंडेंट ना एडिशनल मिलेगा, ना तो उनको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि उनकी इनकम, तो ये इनकम के थ्रेशोल्ड फेज आउट पीरियड से पढ़ लीजिएगा। जिसके अंदर फेज आउट पीरियड नहीं है, जैसे इसके अंदर चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट के अंदर कोई फेज आउट, एजुकेशन क्रेडिट में फेज आउट पीरियड है, ठीक है ना, तो ये फेज आउट पीरियड में कह रहा हूँ, माजरत फेज आउट लिमिट है, माजरत में पीरियड कह रहा हूँ बार बार, पीरियड का मतलब होता है टाइम लाइन, तो मैं फेज आउट लिमिट का मतलब ये है कि ये फेज, तो ऑन द बेसिस तो जहाँ स्लैब लिखा हो तो स्लैब के अंदर उनकी लिमिट लिखी हुई होंगी, जहाँ नो फेज आउट लिमिट लिखा, उसका मतलब आपकी कोई भी इनकम की कैलिबर हो आप ये अवेल हैं। ठीक है, तो ये 2023 तक के हैं ये सारे, तो ये मैं आपको जब पीपीटी आ जाएगी आप ये देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगी। अगली क्लास के अंदर हम अनइनकम टैक्स क्रेडिट से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और आपको कल तक आ जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8। इसको खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होते कोई मसले वाली बात नहीं है, सवालात मुझसे ना कीजिएगा इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशंस में क्लास के अंदर आगे करवाता रहूंगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, कभी 4 का सॉल्यूशन करवा दूंगा, 5 का करवा दूंगा, 6 का करवा दूंगा, 8 के सॉल्यूशन पूरे करवाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप खुद कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। कोई टूल भी बताया कि अगर कोई फॉर्म डालना हो और वो समझ ना आ रहा हो तो आपने गूगल पे ऊपर जाकर लिखना है कि हाउ टू रिपोर्ट 1099 NEC, हाउ टू रिपोर्ट 1099 मेस, हाउ टू रिपोर्ट 1098 DIV, हाउ टू रिपोर्ट ये वन इन प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर का नंबर, तो वो आपको पूरा प्रोसेस लिख के दे देगा ताकि अब आपका भी दिमाग खुले कि फुरकान ने तो 10, 15, 20 करवा दिया, हो सकता है कोई नए फॉर्म फ्यूचर के अंदर आ जाए तो आपको पता होगा किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है जी, सवालात का सेशन शुरू करते हैं। सवालात जो है काइंडली प्लीज मुझसे कर लीजिए, आप खड़े कर लीजिए और सवालात कर लीजिए। जी फैजान जफर साहब पढ़ें। वालेकुम सर। सर ये एडिशनल चाइल्ड टैक्स के बारे में क्लियर करते हैं। आपने बताया कि अगर पहले टैक्स होगा मेरे पास भी पेबल इतना बनता है तो ये एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जांपल ना आपने जो ना ना जी अगर मेरे पास कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ठीक है तो उस वक्त उठ के आएगा। ठीक है। अब अभी अगर तक यही कॉन्सेप्ट रखें आप। ठीक है, तो आप एग्जांपल के तौर पे आपने मतलब बिल्कुल जीरो हो या मेरा जो कुछ बचता हो, अगर कुछ बच भी जाए तो भी उठ जाएगा ये। तो उस फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर आप पे $2000 है ठीक और है। मेरा टैक्स बन रहा है $1000, तो अब जो रिमेनिंग 1000 है तो वो पे के ऊपर कैलकुलेशन टैक्स क्रेडिट की मत उठ के आ जाए। तो मुझे एडिशनल 1600 नहीं मिलेगा, मुझे 1000 ही मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि टोटल तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट 2000 मिल रहा है ना। ठीक है अच्छा, इसकी भी बैकएंड के ऊपर कैलकुलेशन है क्या है, आई डोंट नो, ठीक है ना, वो आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि जो आपने सर्टिफिकेशन के ऊपर जो टैक्स बताया लाइफ टाइम लर्निंग वाला, ये हर एक ही सर्टिफिकेशन पूरी लाइफ में मिलेगा उस पे या मल्टीपल पेमेंट्स पे? नहीं, हर साल कर लीजिए, $10,000 तक की इनकम आपको, $10,000 का पर ईयर आपको अलाउ होता है। उसमें जितनी भी सर्टिफिकेशन ले जी $10,000, तो टोटल 10,000 के ऊपर 20,000, 20% ऑफ योर एक्सपेंस आपको क्रेडिट मिलेगा। ये जिसकी कैलकुलेशन है वो बताऊंगा, जिसकी नहीं है वो नहीं बता पाऊंगा। तो 20% ऑफ योर मिलता है और मैक्सिमम आप 10,000 कर सकते हैं, तो इसलिए आपको 20,000 मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप 4,000 करेंगे तो 4,000 का 20% लगा लें, आपको कितना मिलेगा? $1,600 का टैक्स मिल जाएगा। नहीं मतलब काइंडली ये क्लियर कर दें कि एक ही सर्टिफिकेशन पे लिमिट होगी या ना अप्लाई? ना बस एक्सपेंस की लिमिट है जनाब, सर्टिफिकेशन की लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं, अमीर हमजा साहब फरमाइए। अमीर हमजा साहब, चलिए हम मेहदी हैदरी साहब के पास जाते हैं। मेहदी हैदरी साहब सवाल क्या हो गया? अनएबल टू म्यूट, मैंने तो किया हुआ है जनाब, आप कर सकते हैं अपने आप को। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मतलब कि यहाँ पर ये म्यूट नहीं हो रहा था, ये लॉक था सर। सर ओके। मेरा सर मतलब ये है सर कि मैं एक सवाल सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब कि किसी भी इनकम पे जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो मिलता है वो 2000 मिलता है ना पर इनकम, child? हाँ पर चाइल्ड का किसी भी इनकम के ऊपर $4 लाख से नीचे, मैंने भी फेज आउट लिमिट बताई ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसके अगर अलावा 4 लाख से नीचे जो है ना, वो कोई भी इनकम का लेवल होगा तो वो भूल जाएगा। जी
और इसके अलावा सर अगर अर्न इनकम मतलब कि उन लोगों के लिए जो आपने बताया था कि गरीबों के लिए ना, गरीब भी तो मतलब यार $60,000 जो कमा रहा गरीब तो नहीं होगा ना यार, पाकिस्तान के हिसाब से मतलब एक नाम दे दिया कि वो मतलब छोटे लोग छोटे से जिनकी इनकम कम है $40-50,000 नहीं, नहीं। ये जो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सर ये अर्न ऐसा ना हो इनकम ना कोई यूएस सिटीजन निकला है बोले यार आप हमें गरीब कह रहे हो मतलब सर ये अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट में जो मतलब कि उस रेंज में मेरिट फाइलिंग जॉइंटली जो कमाते हैं सर, उसी पे मेरे ख्याल में 6,600 इस तरह कुछ क्रेडिट मिलता है हाँ ना? जी उस स्लैब के हिसाब से बिल्कुल आपने सही कहा सही है सर, सही है। यही पूछना चाहता था, क्लियर करना चाहता था। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अमीर हमजा भाई सवाल कीजिएगा माजरत आपको मैं शायद उस वक्त मुझे जी जी सर, वो पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। और Thank you. इसकी बैकएंड पे ये जो थ्योरी है तमाम क्रेडिट्स की, जैसे अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट में भी डिफरेंट लिमिट्स हैं इनकम की, फिर मतलब डिफरेंट फाइलिंग स्टेटस के ऊपर भी लिमिट वो इफेक्ट करता है ना क्रेडिट की अमाउंट को। बिल्कुल सही है तो ये जो सारी थ्योरीज हैं डिफरेंट क्रेडिट्स की, सारी हमें मतलब याद करनी पड़ेगी या मतलब इसको हमें ये आप जाने की जरूरत नहीं है? एक छोटा सा एक नोट भी बना लेंगे कोई नहीं पूछा भाई ज्यादा वो जो आपसे पूछेगा ना यार ये बताओ कि क्रेडिट क्या हो सर जो बच्चों के ऊपर मिलता है अच्छा यार अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट क्या हो यकीन मानो अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं कसम इसे नहीं फोकस करते वो बोलते यार मैं सही बताऊं वो था भाई ये ठीक है 15 नहीं बना ठीक है डिजाइन बिलीव कीजिए सीजन में याद होगा और हमें भी नहीं पता बाप होता है मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे पढ़ा पढ़ के हुआ है जब मैं काम कर आप सामने बराबर में खोल के रख लेता था और कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ज्यादा अर्न इनकम टैक्स ज्यादा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पूछ लिया एजुकेशन ये और ज्यादा और आपको ज्यादा भी बहुत पूछ लिया तो लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट और बस यही पूछते और कोई ज्यादा इतना खास नहीं पूछे ये सारे क्रेडिट्स आप जब क्वेश्चनर फॉर एग्जांपल सीपीए भेजता होगा अपने क्लाइंट को, तो वो सारा क्वेश्चन में हमारे पास बना हुआ आता है ना कि उसके अगर अंदर लिखे हुए होते हैं ओके ठीक है थैंक यू। उसके अंदर लिखे हुए होते हैं वो फिर उसके जवाब देते हैं कि क्या वो ऐसे लिखते हैं मिसाल के तौर पे आपके बच्चे कितने हैं वो ये नहीं बोलते चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आपके बच्चे कितने हैं अब वो बच्चों से निकल आता है अन इनकम टैक्स क्रेडिट इनकम और बच्चों के कॉम्बिनेशन से खुद निकल आता है अच्छा वो ये लिखता है कि क्या आपको TNT मिला है अब 1098 का मतलब ये है कि अब आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट में जाएगा या अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में जाएगा मैं आपको बताऊंगा ठीक है नहीं वो आपसे 1098 की उसने अच्छा आपने कोई गाड़ी खरीदी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बोले हाँ मैंने खरीदी है अब वो ये नहीं पूछेगा अच्छा आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है अब वो क्या किया है कैसे किया है इसका अमाउंट लिख दीजिए इस तरीके जो भी आपके क्वेश्चन के सवाल ठीक है डॉक्यूमेंट से पूछ लेते हैं ठीक है ना कि यार ये नंबर से पूछ लेते हैं 1098 की हो गया कि ये सब इन चीजों से पूछ लिया जाता है तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं ठीक है जी थैंक यू। जी सर मेरा एक सवाल ये है कि अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट में क्या सिस्टम खुद ही इसको आइडेंटिफाई कर लेता है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि ओके सर दूसरा ये है कि देखिए अगर मेरिट ज्वाइंट फाइलिंग कर रहा हूँ मैं और उसमें जो है उसकी इनकम आ रही है लेट्स से $60,000 उसके अंदर जब उसकी डिडक्शंस हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेंगे उसके बाद जितनी भी इनकम बनेगी लेट्स से इनकम 30,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है बाकी 30,000 उसकी जो है टैक्सेबल इनकम बनेगी अभी इस 30,000 पे टैक्स तो लगेगा ना सही है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन उसको चाइल्ड क्रेडिट जो आपने बताया था वो 2,000 है लेकिन इस सिनेरियो में वो बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन उसको आपने बताया 6,000 मिलेगा अगर 2 बच्चे हैं अगर एक बच्चा हो तो 3,000 समथिंग होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था हालांकि बच्चे की बेस पे 2,000 मिलता है 2000 लेकिन इस स्कीम में बच्चे की बेस पे मिल रहा है पहले तो है कि अगर 60,000 इनकम है तो इनकम के थ्रेशोल्ड से वो आउट हो गया ठीक है अब ये देखना है कि क्या एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है या टैक्सेबल इनकम है या चले जाएंगे वहां देखेंगे ठीक है कौन सी इनकम है एजीआई एडजस्टेड ग्रॉस इनकम तो एजीआई आती है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका मतलब है ये ग्रॉस इनकम है ये तो अब आपकी अगर 60 इनकम है तो आप तो वही बढ़ गए क्यों अगर आपके 2 बच्चे हैं और 60,000 की इनकम है तो लिमिट ही आपकी 59,478 है तो ये तो कॉन्सेप्ट हम बढ़ गए थोड़ा सा और कम ले लेते हैं ठीक है मिसाल के तौर पर मैं एज्यूम ये कर लेता हूँ कि एक चाइल्ड एक है एक पर्सन है वो पर्सन किस तरीके से आइए अगर मैं अगली क्लास में समझाता नहीं चले आपको अभी समझा देता हूँ नाराज आइए हाँ ये है आपकी मैं अभी ग्रॉस इनकम एज्यूम मैं ग्रॉस इनकम ये आपकी ये आ गई है ठीक है मिसाल के तौर पे 50,000 अब मैं एज्यूम करूँ इसके ऊपर अभी मैं कोई नहीं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मतलब मैं अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा मतलब यार ये मेरी ग्रॉस इनकम इस ये 10,000 अब सिस्टम क्या करेगा इसके ऊपर टैक्स लग दिया ठीक है ये 2 बच्चे हैं अब जब 2 बच्चे हैं ठीक है तो इसके ऊपर $4,000 ये मिल गया ठीक है अब इसके ऊपर नहीं जाएगा कि ये टैक्स इसको मिल गया है ये सिस्टम देखेगा यार इसकी इनकम और बच्चे कितने अब वो बच्चे और इनकम जो है वो अब इससे अलग जाकर नीचे इन सबसे अलग जाकर नीचे एक कॉलम होता है अर्न इनकम यहाँ जाके फिर वो अपने हिसाब से कि यार ये हाईएस्ट पे जा चुका है तो इसको 6,600 भी देना हो परसेंटेज क्योंकि जितनी इनकम ज्यादा होती चली जाएगी थ्रेशोल्ड से करीब होती जाएगी उतना टैक्स क्रेडिट आपका कम होता जाएगा तो अब लेट सपोज वही कहता है 1,000 तो अगर ये आपकी इनकम 0 हो गई थी मैं 4,000 ही कर लेता 0 हो गई थी आपकी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से ठीक है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से अब ये अन इनकम टैक्स क्रेडिट अलग से आ रहा है तो ये आप इस तरीके ठीक है सर समझ गए इसका मतलब चाइल्ड क्रेडिट भी मिलेगा और उसको अर्न इनकम टैक्स जी, जी, क्रेडिट जी। मिलेगा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट टैक्स है अगर उसका टैक्स है अब कॉन्सेप्ट देखिए एक बंदा है उसकी इनकम बिलो थ्रेशोल्ड है अन इनकम टैक्स क्रेडिट अच्छा बात सिनेरियो के अंदर वो नहीं भी कैलकुलेट करता हम उस पर डिबेट नहीं करें लेकिन एज पर द सिस्टम जो सामने सिनेरियो दिए हुए उस हिसाब से यही आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी मिल गया ठीक है ना वो भी आपका हो गया और नीचे अगर आपकी इनकम इतनी कम है ठीक है ना कि आप उसके स्लैब में आ रहे हैं और बच्चे भी हैं तो फिर वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली अन इनकम टैक्स क्रेडिट भी देता है और समटाइम ऐसा होता है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी मिलता है मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बना $2,000 आपके 2 बच्चे अब $2,000 तो
हो गया, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से टैक्स हो गया 0। अब आपका 2000 रिमेनिंग बचा है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद में, जो कि बढ़ गया, लेकिन एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट देता है मैं हूं ना, तो वो एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद में 2000 मिल जाएगा। टोटल आपको 4000 बच्चों को मिलना था चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, लेकिन 2000 चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद में एडजस्ट हो गया, 2000 एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद में इंक्रीज हो गया। अब कम अनइनकम टैक्स क्रेडिट के थ्रेशोल्ड में ही है, तो आपको अनइनकम टैक्स क्रेडिट में मिल जाएगा थोड़ा बहुत जितना मिलना होगा एज पर द कैलकुलेशन। जब मैं कल वो करवाऊंगा ना सिनेरियो, तो उसमें आपको दीजिए। और जी सर, इंशाल्लाह, शुक्रिया। जी जावेद इकबाल साहब। सॉरी सर, अगर ये इन एडवांस है तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इनको क्लेम को खुद करना पड़ता है या सिस्टम जो है ना नहीं, सिस्टम खुद करता है सर, आपको कुछ नहीं खुद करना, आपको पता भी नहीं होगा। बिलीव करें, जब हमारे बच्चे रिटर्न बनाते हैं, हम इट्स नॉट आवर वर्क, हमारा टैक्स प्रिपेयर का काम ही नहीं है भाई। जो डेटा आपने दिया हुआ है, मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है ना, ये रिटर्न प्रिपेयर हो गया। रिटर्न व्हाट्स योर जॉब, मैंने कहीं आपकी जॉब में टैक्स प्रिपेयर की जॉब में ये कहा कि यू नीड टू चेक द टैक्स क्रेडिट, ये नहीं मतलब मैंने क्या बोला, योर व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ टैक्स प्रिपेयर टू ट्रांसफर द डेटा फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। सही। तो मैंने मैं दो जॉब है ना, कोई खुद अगर खुद वो इंडिविजुअल क्लाइंट उसने पकड़ा है, ठीक है ना, तो वो एज अ मॉरलिटी देख के बता दे तो अच्छी बात है, ठीक है ना, कि यार आपके पिछले साल का रिटर्न, वो कैसे रिटर्न देख के बताएगा, यार मैं पिछले साल के रिटर्न में आपको देख रहा हूँ, आपका अनइनकम टैक्स क्रेडिट चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में आता है, तो सर वो कुछ बच्चा लिखवाना भूल गए हैं आप, अगर आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीपीए के लिए बहुत एफिशिएंट है, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता ना, हमारा सीपीए में कहता है, वो आगे उनके रिव्यूअर की टीम है, वो खुद करती है, क्योंकि जब आपके पास हजारों रिटर्न होते हैं, माल बनाना होता है भाई, सिंपल सी बात। जब मेरे पास कोई नया कस्टमर आता है ना, तो मैं लिख के मैं खुद नया कस्टमर का रिटर्न मैं प्रिपेयर करता हूँ 4 से 5 दिन। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, रिटर्न बनाता हूँ और ऐसे शशके वाले वर्डिंग लिखता हूँ, सर ये इनके पिछले उसमें ये आता, ये आ रहा था, ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपकी जॉब है ही। योर जॉब इज नॉट, योर जॉब इज सिंपल टू प्रिपेयर द डेटा, क्लियर द डायग्नोस्टिक एंड गी फॉर अ रिव्यू। जी आमिर जी, आमिर महमूद साहब। सर अगर मेरा सीपीए मुझसे ये पूछता है कि मैंने ये मेरी ड्यूटी में प्लीज, हेलो सीपीए को बताऊं कि लास्ट ईयर में वो अर्न इनकम टैक्स आप सुनते ही नहीं है मेरे भाई, आप मेरी सुनेंगे? जी जी आप तो शुरू, प्लीज पहले आपकी जब भी आप बात करते हैं, पीछे आपके आवाज, अब कितने लोग सुन रहे हैं मुझे तो ये बताइए। ये सब पीछे तो कोई भी नहीं है, तो ये गूंज क्यों रही है सर? ये तो लगता है कि कमरे की वजह से शायद ऐसा लग रहा है। नहीं, किसी और के उसमें नहीं लगता, अब नहीं लग रहा। आई रिक्वेस्ट यू, बस ये पता है गूंजती है ना, मुझे आवाज सवाल समझ में नहीं आता। आई रिक्वेस्ट देख लिया करें, मेरी बड़ी अच्छी आपसे रिक्वेस्ट, जी जी प्लीज सवाल करें। सर सवाल मेरा ये था कि अगर फर्स्ट मेरे सीपीए को मैं कहता हूँ कि जी लास्ट ईयर जो अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट है वो नहीं लिया हुआ, तो क्या मुझे ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आपकी